औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत। प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ हम अपनी कोशिश में कामयाब इस तरीके से हो रहे हैं कि अपना मैसेज तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी मईशत भी कमज़ोर है, हमारी सनत भी कमज़ोर है। 10 करोड़ से ज़्यादा आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और बाकी जाने की तरफ 2 करोड़ और जाने की तरफ हैं। वाइट कॉलर कह रहे हैं उसको, मिडिल क्लास के लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में चल रहे हैं। हमारी कोशिश होती है किस तरीके से हम अपनी इनकम बढ़ाएं, किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करें कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मैसेज दे सकें कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ेगी तो हम गुर्बत की लकीर से निकलेंगे, हम इनकम बढ़ेगी तो हम टैक्स देंगे। ये है बॉटम लाइन। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं तौसीफ ज़मान साहब, माहिर मुआशियात हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया शॉर्ट नोटिस पे। सर हम 10 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम कोशिश किया करते हैं कि अवानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि किसी तरीके से हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ा दी जाए तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। हम उनको बताते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं, ख़राब हैं, जिनकी वजह से हम पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ये इकॉनमी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सर हम कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है सर? शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने नाचीज को मौका दिया कि इस टॉपिक पे बात कर सके। इस पे अभी रिसेंटली हमारा एक सेशन हुआ जाम कमाल साहब के साथ, जो कि 3 नस्लों से चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान के। दुनिया उन्होंने पूरी कई दफा घूमी हुई है, टोक्यो से लेके न्यूयॉर्क और अफगानिस्तान से लेके और अफ्रीका तक। साथ ही साथ इस वक्त वो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं SIFC में और एक अहम रोल अदा कर रहे हैं तिजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से और मुख्तलिफ माशी अशारिये जितने भी इस वक्त उसमें काम हो रहा है उसमें यकीनन उनका एक अहम किरदार है। सर जो एक स्ट्रक्चरल इशू है कि जिसको हम सब जानते भी है और समहाउ हम, ये ऐसा ही है कि हमारे यहाँ टीम वर्क का फुकदान है। अब वो जो टीम वर्क का जो फुकदान है वो हमें आपको सारे शोबों में नजर आता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आता है, सारे सूबों में नजर आता है और हुकूमत के जो महकमे हैं उन सब में ये चीज नुमाया तौर पे नजर आती है। जो एक इसका जो सलूशन है जिसका अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जितने इदारे हैं उनको तहकीक के बाद जो चीज मालूम है वो है कि आप डिजिटल ID और अपने हुकूमती मामलों को आप डिजिटाइज कर दें, E-गवर्नेंस की तरफ चले जाएं, ह्यूमन इंटरेक्शन कम कर दें। जब आपका जो CNIC है वो आपके पूरे पाकिस्तान के सारे शहरियों को दस्तयाब हो और वही आपका NTN हो, वही आपका सेल्स टैक्स हो, वही आपके जितने तिजारती और जितने आपके टैक्स के हवाले से मामलात हैं उनसे कनेक्ट हो जाए और सारे ये महकमे आपस में कनेक्ट हो, जिसमें सारी अप्रूवल्स उस पर इंटीग्रेटेड हो। वहां पे ना सिर्फ ये कि पिलफरेज कम होगी और मामले जो है बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अभी जो सूरत हाल है वो ये कि आपने फरमाया कि 10 लाख लोग 10 करोड़ गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं। तो ये एक इस तरह का मामला है कि जहां पे हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अनडॉक्यूमेंटेड है और प्रोबेबली इसी में पाकिस्तान की खैर भी है। जब हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं
जहां पे आप IMF के लोन्स की बात कर रहे हैं, जहां पे आप बात कर रहे हैं तामीर और तरक्की की, जहां पे आप बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 400 अरब डॉलर से तजावुज की हुई है, वो सारी हकीकतें अपनी जगह और वो सारे गोरख धंधे अपनी जगह। आज भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टैक्स से कोसों दूर किसी इलाके में रहता है। आज भी आपका रिटेल सेक्टर कोसों दूर किसी इलाके से रहता है, किसी इलाके में रहता है। पाकिस्तान में जो कोशिश ये की जाती है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहता। तो जो बहस जो होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए कि जो टैक्सेस के ये जो डॉक्यूमेंटेशन के निज़ाम है खत्म कर दें। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपने चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट हो तो FBR को खत्म कर दिया जाए, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने कहा जी कि ताजरों ने मुतालबा किया कि हम सेल्फ असेसमेंट में जाना चाहते हैं, तो जो FBR था उन्होंने कहा नहीं, हम असेस करेंगे टैक्सेस। उस पे स्टैंड ऑफ हुआ, ताजर कम्युनिटी जो जी वो शटर डाउन पे चली गई। जब शटर डाउन हुआ तो हमारी बात मान ली गई और उसके दो नतीजे निकले। हमने देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड हमारी जो टैक्स कलेक्शन हुई पाकिस्तान में, दूसरी तरफ जो टैक्स के हुकाम थे, इनकम टैक्स के हुकाम, उन्होंने अपना कैडर चेंज करने के लिए दरखास्त दी और उन्होंने कहा जी हम कस्टम्स में जाना चाहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो कस्टम के कैडर से जो अफसरान थे वो कोर्ट में चले गए, नहीं, जो इनकम टैक्स के जो अफसर है वो हमारे कैडर में नहीं आ सकते। दैट स्पीक्स अ लॉट कि हम कहां पे खड़े हुए। तो जो एक चीज जो कि सेटल डाउन होनी चाहिए, और ये प्रेसिडेंट से चलती है, कि जब मुल्क के हुकाम की FBR से डेटा कोई पब्लिक होने की कोशिश होती है तो उस पर बड़ा सख्त एक्शन ले लिया जाता है। तो सिर्फ भाई आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का तज़किरा छेड़ दिया कि हम पाकिस्तानियों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तहत डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएं तो हमारे लिए आसानी है। पहली तो बात आपने ये की, पता तो चलेगा ना कि हम खड़े हुए कहाँ हैं। सर, एज ए टैक्स पेयर आपको भी पता है, एज ए बिजनेसमैन आपको भी पता है कि FBR की पॉलिसीज ही हैं जो हमें रोक रही होती हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाना, उतना डॉक्यूमेंट करना जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए। शब्बर जैदी साहब, सर शब्बर जैदी साहब कहा करते थे 22,000-23,000 FBR के मुलाजमीन हैं और FBR का बोझ जो 23,000 मुलाजमीन में से 90% जो हमारा टैक्स पेयर है वो करप्शन के साथ मिसलीड करता है FBR को अपनी सर्वाइवल के। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट हूं सर। हमारा ये है कि अगर हम 100% FBR के रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा क्लाइंट 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। You encapsulated it very well. ठीक है। अब जो डार साहब की पिछली दौरे हुकूमत में, डार इकोनॉमी में, उन्होंने कहा ऐसा है कि हम एक वर्ल्ड बैंक से स्टडी करवाते हैं कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है। उनका मानना यह था कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो 25% है। मेरा मानना यह है 50% से ज्यादा जो है हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और यही वजह है, ये हमारे इंश्योरेंस है जो हमने इतने सारे मसाइल में सरवाइव किया और थ्राइव किया कि हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में रह रहे हैं। अच्छा, और इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपना दर्जा कमाल हासिल किया, उसके बाद हमारे जो इदारे हैं उन्होंने अपना दर्जा कमाल हासिल किया। तो इस वक्त जो भी टैक्स कलेक्शन के लिए इकट्ठ खड़ा होता है उसको पता है कि सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि टैक्स कलेक्ट नहीं होने देंगे। अब उसका सिंपल सा हल है कि आप अपनी पाई के साइज को बड़ा कर दें और आप जो टैक्स के जो रेवेन्यू से कम कर दें और जो ई गवर्नेंस की तरफ जाए। सर आप तो जब ये हम 3 चीजें करते हैं तो कोई ना कोई मशवरा ये दे रहे हैं कि टैक्स लॉज को चेंज करें और बेस को बढ़ा दें। अगर बेस में 10 करोड़ आ गए तो टॉप लाइन रेवेन्यू कम भी इकट्ठा होगा, तो जो आज इकट्ठा हो रहा है इससे ट्रिपल होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। मेरी एक दफा हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई इस्लामाबाद में,
स्टार्टअप्स के ऊपर, यंग एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। उसमें ऑनलाइन हमें हिलरी क्लिंटन साहिबा ने उस वक्त ज्वाइन किया जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। साथ हमने ज्वाइन किया स्कैंडिनेवियन कंट्री से काफी सारे लोगों ने। तो हमने एक टारगेट, उसमें एक टॉपिक था हमारा कि टैक्सेस एंड एम्बार्गो टू स्टार्टअप्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो उस पे जो स्कैंडिनेविया के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। कहते टैक्सेस कैसे जो है वो एम्बार्गो हो सकते हैं किसी इकोनॉमी पे। स्कैंडिनेविया में 45% टैक्सेस हैं। वो टैक्सेस दे के हम कहते हैं लो, उसके बाद आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हमें। तो प्रोबेबली ये दो चीजें हैं, एक इंटेंट का इशू है और दूसरा कैपेसिटीज का इशू है। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं कि वो हमारे एक बहुत आला अफसर है हुकूमत बलूचिस्तान में, वो कहा करते हैं कि जो यार कुछ और नहीं, कम से कम करप्शन करना ही सीख लो। तो जो नलायकी है चीजों को देखने की, करने की, उसमें शदीद फुकदान पाया जाता है। मैंने अभी रिसेंटली मेरी फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन से मुलाकात हुई। मैंने कहा जी आप जहां पे इतने सारे कैडर्स हैं आपके CSS में, इसमें पाकिस्तान सर्विसेज में, तो इसमें एक कैडर आप टीचर्स का भी ऐड कर लें, ठीक है, कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो, और उसको हाईएस्ट आप रिस्पेक्ट दें और हाईएस्ट स्केल दे दें कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा तनख्वाह है, आप मुख्तलिफ लोगों को दे के आपने ट्राई कर लिया कि उनको भी ज्यादा तनख्वाह दे दी, उसको भी ज्यादा तनख्वाह दे दी, उसको भी दे दी। तो एक दफा कोशिश कर लें कि उस्तादों को ज्यादा तनख्वाह देके देख लें और उसमें बेहतरीन टैलेंट को लेके आए। बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है तालीम इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टकट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक सर। इसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब थी, उनसे मुलाकात मेरी हुई जब वो FBR की चेयरमैन थी, फिर बाद में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रही। तो जो आपने पॉइंट उठाया है ना कि हमारे मुल्क में जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, वो ये कि GDP का 9% हमारा टैक्स है और 24% ट्रेड है। तो हम पाकिस्तानियों पे 44% ऑफ रेवेन्यू इनफैक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड है। तो 44% टैक्स सेल्स का हम पाकिस्तानी टैक्स पेयर अफोर्ड नहीं करते। आज के दौर में अगर हमने तरक्की करनी है तो आपकी बात यह कि बेस बढ़ाएं और जो टैक्स टॉप लाइन रेवेन्यू है उसका रेट कम कर दें। सर ये एक हल है जी सर, ये एक इसकी जहत है, एक जिक्सॉ का एक पीस है ये। राइट सर, ठीक है कि आप जो है साइज ऑफ टैक्सेस कम कर दें, ये यकीनन एक अहम पीस है और बहुत अहम पीस है। साथ ही साथ हमने जो किस्सा ये नहीं है कि आप जो उनका ख्याल ये है कि हम 44% लेके टैक्सेस हम ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये नजरिया गलत है जी सर। हमने पाई के साइज को बड़ा करना है। अब पाई का साइज किस तरह बड़ा होगा? अगेन इट गोज बैक टू एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे समझा ये जाता है कि आपने हर एक ने 16 साल तालीम, 18 साल तालीम हासिल करनी है। तो एक वो रैट रेस में लगे हुए कि जी आला तालीम हासिल करेंगे तो मामले चलेंगे। हालांकि जो स्किल सेट है दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। आपको पता है दुनिया की जो 500 बड़ी कंपनीज है उसमें कितने लोगों को जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बुनियाद पे जॉब दी जाती है और कितने लोगों को स्किल सेट की बुनियाद पे दी जाती है जॉब, और कौन लोग ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो एक मोबाइल ऐप, एक ऑनलाइन सर्विस, एक बाल काटने की सर्विस, एक ह्यूमन सर्विस, ये वो सारी चीजें हैं कि जिनसे जो बहुत सस्टेनेबल वे में बहुत जल्द क्विकली आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तो उसी सब हमारे साथ हैं। हमने इनकम बढ़ानी है पाकिस्तानियों की तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। हमने कोशिश करनी है कि अपनी आवाम को हुनर दें ताकि हमारा टैक्स बढ़ जाए। तो सीफ साहब एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे कि हमारे मुल्क में जो डेलीगेशन आ रहे हैं, पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, उसके बाद हमारे सऊदी दोस्त आए, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर उनके आए, और उसके बाद अब शंघाई कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही है CEO, उसके ऊपर बात करेंगे तौसीफ साहब से कि ये हमारी मुल्क की इकॉनमी में किस तरीके से पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तौसीफ साहब आप हमारे साथ हैं जी।
तौसीफ साहब, हमारे मुल्क में माशाल्लाह मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, उसके बाद सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आए, डेलीगेशन पूरा आया, अभी माशाल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर चाइना के आए हुए हैं। ये तीनों वफद और उसके बाद जापानीज वफद आ रहा है मंथ एंड पे। ये हमारे मुल्क में IMF के प्रोग्राम की अप्रूवल के बाद तो हमारी लॉटरी लग गई है। देखिए डेलीगेशन पे डेलीगेशन आ रहे हैं, हमारी डीप रूटेड इकोनॉमी है। इसके ऊपर आप बताएं और उसके बाद में बताइए कि ये जो हमारे वफूद आए हुए हैं इनसे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हुई एट सेम टाइम सर। जो IMF का प्रोग्राम, ये 23वां प्रोग्राम हम ले रहे हैं, या 24वां आई बिलीव, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत ना हूं तो। जी 23वां गलत हूं तो। जो सूरत हाल ऐसी सी है कि जो IMF के पास आप बेल आउट पैकेज के लिए जाते हैं कि हम जो अपने रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद आप हमें वेंटिलेटर पे रखें, हम इतने बाकी जो हमारी बीमार है उसकी तशखीस करके उसका इलाज करेंगे। हमने देखा ये कि बैक टू बैक हमने जो प्रोग्राम्स लिए या हमें प्रोग्राम्स दिए गए, दोनों सूरतों में हम लोग वेंटिलेटर पे या तो रहने के आदी हो गए हैं, और हमारे इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है कि जी IMF ने हमें ओके कर दिया है, IMF ने हमें अप्रूवल दे दी है, IMF हमारे साथ कोई मामला तय हो गए। अच्छा, अब ये उस वक्त के लिए तो मामला ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसके रिफॉर्म्स होते हैं वहां पे कहीं हम पीछे रह जाते हैं। हमने देखा कि मनमोहन सिंह ने अर्ली 90s में एक पैकेज लिया था IMF का, और उसके बाद अपने रिफॉर्म्स करके नेक नियति के साथ उन्होंने देखा कि जब रिस्ट्रक्चर किया चीजों को, तो आज जहां पे वहां इंडियन इकोनॉमी खड़ी है वो सबको पता है कि कितनी तेजी से कितनी बेहतरी वहां पे आई। अच्छा, अब जो ये पहले बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की, GCC के साथ हमारा FTA जो ये पिछले 2 साल लगे, इससे पहले से नेगोशिएशंस चल रही थी, उसमें ये था कि FTA हमारे इनसे अंडर नेगोशिएशंस था। तो जिस पिछले 2 सालों में वो FTA फाइनल हुआ, उसके बाद एक चीज इसे पेंडिंग रह गई थी, वो ये था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट मामले कैसे सेटल होंगे। तो इस पे बहुत सारा टाइम लगा। हमारे पास एक एग्जांपल है रिकॉर्डिंग की कि जहां पे वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, और उसके बाद वहां से पाकिस्तान के अगेंस्ट अवार्ड एक आया, और फिर बाद में नेगोशिएशन से वो मामले सेटल हुए। तो हुकूमत की और हमारी कोशिश ये थी कि बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत के पास जाने से पहले हमारे पास और लोकल यहाँ पे सिस्टम्स मौजूद हैं, होने चाहिए कि जहां पे हम चीजों को देख के सेटल कर सके। अच्छी खबर यह है कि यह मामला सेटल हुआ, टाइम लगा इसमें, लेकिन अब ये मामला सेटल हुआ। तो हमने देखा कि जो इस साल के शुरू से सऊदी डेलीगेशंस जो आ रहे थे, इस दफा जब वो डेलीगेशंस आए तो उन्होंने इस दफा काफी सारे MOUs हमारे साइन हुए और चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी कंपनीज आई। अच्छा, दूसरा जो इसमें एक इशू था, ये जो चैलेंज था, वो हमने देखा कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप के पास कोई फॉरेन ग्रुप आता है, कहते हैं आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा है कोई, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं होता। हमारे फंडामेंटल्स हर एक को पता है कि ठीक है हमारे पास साइजेबल जो ह्यूमन रिसोर्स है मौजूद है, पॉपुलेशन है, मार्केट है, यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स मौजूद है, हमारे पास एग्रीकल्चर मौजूद है। व्हाट नेक्स्ट? डॉक्यूमेंट वाज नॉट देयर। तो जो मादन ने, जो कि सऊदी हुकूमती इदारा है जो कि मादनियात में सरमायाकारी करता है, जब इन्होंने कहा जी हमने प्रोजेक्ट कर दें, कहा जी कोई है प्रोजेक्ट पड़ा हुआ, तो थैंक्स टू जो ये रिकॉर्डिक वाला मामला था, हमारे कागज पूरे थे, हमने कागज रहे, उन्हें कहा यही दे दें। तो फिर हुकूमत के पास जो इसमें 50% शेयर जो था वो था आपका गैर मुल्की इन्वेस्टर का, और 50% 25% हुकूमत, वफाकी और सूबाई हुकूमत का था। तो फिर हुकूमत के जो 25% थे उसमें से उन्होंने कुछ शेयर मादन को दिए, उसके अगेंस्ट कोई $1 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस पे तय हुई कि इस सेक्टर में करेंगे। सर, अभी जो तो एक चीज जो कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान को, जो आपके बिग फोर्स हैं उन लोगों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, SIFC को, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को
और जितने सूबाई सरमायाकारी के महकमे हैं, एक जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए वो ये कि जो हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स मौजूद है, उसकी फिजिबिलिटीज कंडक्ट करवा लें, ताकि जब कोई इन्वेस्टर आए उनसे कहे जी ये दिस इज द इन्वेस्टमेंट, प्लीज प्रोसीड विद इट, तो वहां पे मामले आगे की तरफ चले जाएंगे। वरना चाहे वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो या बाकी दौरे हो, क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल पे काम करने की इंटेंशन सेटल हो जाती है कि जी हम काम करेंगे, ऐसे वर्किंग ग्रुप बना दें। अब जब वो चीज वर्किंग ग्रुप में जाती है तो वो कई चीज जाके गुम जाती है। सर, इसमें मैं आपको मिसाल देता हूं सर, जो चीजें गुम जाती हैं, बेनजीर साहिबा ने कैटेगोरिकली और इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि हम पॉलिसी मैटर्स में तो कुछ चीज काम करना चाहते हैं मुल्क के लिए, उसकी भलाई के लिए, लेकिन जब फाइल में गुम हो जाती है तो वो हमारे इख्तियार में भी नहीं रहती। जो क्लर्क बादशाह है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उसके फाइल के लॉजिस्टिक्स हैं, वो फाइल वहीं कहीं गुम हो जाती है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि ये फिजिबिलिटी तैयार पड़ी हो किसी सीए फर्म से, बिल्कुल तैयार हो सकती है, लेकिन जो एसआईएफसी में बैठा हुआ हमारा डायरेक्टर है, जो एसआईएफसी में बैठा क्लर्क है, सेक्रेटरी है, वो अगर फाइल को नहीं चाहता किसी इन्वेस्टर के सामने रखना, तो इन्वेस्टर के सामने वो फाइल कभी भी नहीं जाएगी। उसकी बड़ी वजह ये एक पहलू है इसका, और इसका जो दूसरा पहलू है कि जाम कमाल साहब ने फरमाया, कहते हैं यार मैंने ना हुकूमत ने मुख्तलिफ काउंसिल्स बना दी थी, हर शोबे के, हर एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स के साथ एक काउंसिल्स क्रिएट हो गई, जिसमें उस शोबे से मुतालिक जितने वो लोग जो कि एक नुमाया मकाम पे पहुंचे वो सब लोग शामिल थे उसमें। अब एक उनके इजलास नहीं होते थे, अच्छा इजलास हो गए, रिकमेंडेशंस आ गई, वो रिकमेंडेशंस गुम जाती थी। अगर आप इससे वहां कॉमर्स मिनिस्ट्री जाके पूछे सर कि वो रिकमेंडेशंस किधर है, हो सकता है किसी को पता ही ना हो। तो जो इंटीग्रेशन है चीजों की, जो जिक्सॉ के पीसेस, कुछ आपके पास, कुछ मेरे पास, कुछ हुकूमत के पास, कुछ चैम्बर्स के पास, जब तक ये कंसोलिडेटेड होके एक जगह नहीं बोर्ड पे आएंगे, प्रॉबेबली मामले जो है सीधा लटके रहेंगे। सर ऊपर से क्लर्क बादशाह जो सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी तनख्वाह से, अपनी जॉब से इतनी मोहब्बत करता है, वो कहता है अगर मैंने फाइल पे साइन कर दिए, खुदा ना खास्ता बाउंस बैक हो गया तो मेरी नौकरी जाएगी, वो काम ही नहीं करता। वो कहता है वैसे तनख्वाह तो आ रही है। इवन मेरे क्लाइंट हैं, उनसे जब बात हुई, कहते हैं जी हमें ये बजट मिला था 2 अरब रुपए का किसी एक काम के लिए, वो काम जरा डिले हो गया तो हमने फिक्स डिपॉजिट में डाला है, हमें वो 22% बैंक दे रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि 2 अरब पे 22% साल का आ रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। काम नहीं किया लेकिन वो 2 अरब पे हमें सूद खा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट था वो वहीं का वहीं रहा। सो हमारे मुल्क में जो सरकारी मुलाजिम है, इज्जत माब सरकारी मुलाजिम है, उसको बेनजीर भी रिक्वेस्ट करती रही, नवाज शरीफ भी करता रहा, PDM1 गवर्नमेंट भी करते रहे, इमरान खान साहब भी करते रहे, तो उसमें से निकलने का कोई हल है? जो अभी जो हमारा डेलीगेशन आया हुआ है, ये बड़े एक्टिव एग्रेसिव हो गए हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर साहब और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को 37 महीने का वक्त मिल गया वेंटिलेटर पे रहने का। इसी 37 महीने में औरंगजेब साहब के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस 37 महीने में पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकाल लें और ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। उसमें जो क्लर्क बादशाह है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें अगर हम चीजों को मुस्बत अंदाज में लेके आगे चलें तो हमने देखना यह है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि हम जो चीजों को प्लान करते हैं उसे किस तरह लेके आगे चलें। तो एक हमारे पास जो पहला सरप्लस मौजूद है, एक्सपोर्ट सरप्लस, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम स्किल सेट दे के मुल्क से बाहर भेजते हैं तो ये जिसकी पूरे यूरोप में, पूरे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। ये हमारे पास ह्यूमन सरप्लस मौजूद है, जो एक्सपोर्ट सरप्लस मौजूद है जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यकीन रखें कि अभी भी जो हमारे जितने भी बजट बैलेंसिंग है, फिस्कल हमारे मैनेजमेंट जो है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल, बल्कि सबसे बड़ा रोल हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। कि अच्छा, अब हमने देखते हैं कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान के मसलों को जो देख रहे हैं, समझते हैं, सुनते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज है। अब जो
बुनियादी से उनके इश्यूज हैं। अगर हम उन्हें उनका वोटिंग राइट दे दें तो वहां पे इम्पैक्ट आ सकता है। कुछ चीजें आप यकीनन सियासत करें उस पर। जब हम कहते हैं कि हमने इकोनॉमी पे सियासत नहीं करनी, तो हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है राइट ऑफ वोट दे दें। आप देखें कि कितना इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बैंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिस पे दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानीज बैठे हैं, आप उनको बोर्ड पे लेके सबको, हर मुल्क के जो मुमताज तरीन पाकिस्तानी है उसे उसके बोर्ड पे लेके आए, और आप देखेंगे कि किस तरह इस बैंक में ओवरसीज पाकिस्तानीज जो अपनी सबमिशन करते हैं पैसों की। ये पैसा इससे इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि जो ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी वो भी साथ लेके आएंगे। उसके बाद उन माशरों में इनके जो राब्ते डेवलप हुए, उन राब्तों को भी साथ लेके आएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सोर्स है कि जिससे मामले तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सर, तीसरी चीज जो है, सर आपने जो दो बातें की, एक बात तो ये की कि हमारे पास HR वाफिर मिकदार में है। बिल्कुल, हमारे पास ये IMF प्रोग्राम अप्रूव होने के बाद अब क्या चीज़ नहीं है, वो है टाइम। टाइम हमारे पास नहीं है। क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है? ह्यूज HR। इस HR को हम चाहें तो एसेट बना लें, ट्रेन करके, हुनर दे के, और चाहें तो इसको लाइबिलिटी बना दें। तो उस सिचुएशन में अगर हम ट्रेन करते हैं, हुनर देते हैं, तो पूरी दुनिया से हम फॉरेन इनकम हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दे दें, वो भी इनपुट डालें। तीसरी बात तौसीफ साहब ने की कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कोई ना कोई एक्सपर्टीज रखते हैं, वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्रीज का उनका एक्सपीरियंस है, उसको पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज करें, बेस्ट यूटिलाइज करें, चाहे बैंक बना के करें या इन्वेस्टमेंट बैंक्स बना के बढ़ें। उसमें जो हलाल तरीके, जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्की कर सके, उन तमाम चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हुए काम करें। तो तौसीफ साहब, अगली बात आप क्या कर रहे थे? जनाब, अभी मैं ईरान गया हुआ, ईरान में वहां पे कोऑपरेटिव का रिवाज है। सर हमारे पास 2-2.5-3 मिनट, तौसीफ भाई 3 मिनट रहते हैं, प्रोग्राम क्लोजिंग करनी है, आज जल्दी क्लोज कर रहे हैं, टाइम लेट हो गया, तो इसमें आपने 3 मिनट में हमने क्लोजिंग करने की। ईरान में मैं भी आपके साथ एक डेलीगेशन के हिस्सा बन के गया था। अभी अब रिसेंटली ईरान का क्या कुछ बता रहे थे जी, जो वहां पे उन्होंने कोऑपरेटिव जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सारे लोग हैं उनसे वो साल के लिए फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, और उनको मुख्तलिफ कारोबार में लगा देते हैं, ट्रेडिंग के अंदर लगाते हैं, जो नए स्टार्टअप्स में लगाते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं वहां पे जो मुख्तलिफ, जिस तरह बिट बॉन्ड्स हो गए, उससे मुख्तलिफ चीजों को जहाँ कारोबार के लिए किसी को गारंटीज की जरूरत हो वो देते हैं, और उसको चीजों को लेके आगे बढ़ जाते हैं। हमने देखना ये है कि जो हमारे पास बेहतरीन इस वक्त फंडामेंटल्स, हमारे इंटरेस्टिंगली बार बार जो ये डेलीगेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान, हमारे फंडामेंटल्स ठीक है, बेहतरीन मौसम, बेहतरीन मार्केट्स, बेहतरीन नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, हमने जो जॉब है वो मैनेजमेंट की है, सारे जिक्सॉ पीसेस को एक टेबल के ऊपर लेके आना है। इसके लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, अल्लाह हमें नेक नियति का साथ इस पे अमल करने की तौफीक दे। मेरा ख्याल है दिस इज वेरी मच डूएबल। जिस तरह मैं स्पेशल टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सीरीज की इनिशिएटिव शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। मैं स्पेशल टीवी से रिक्वेस्ट करूंगा आप इस्लामाबाद चैम्बर तशरीफ लेके आइए, कोई मिलके एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं इसके ऊपर, जहाँ पे जो इस्लामाबाद की बिजनेस लीडरशिप है मिलके एक सिफारिशात, हुकूमत के लिए नहीं, आपस में बैठ के मसलों का हल देखें इसकी, और खुद ही इसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच रणधीर। तौसीफ भाई आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, तौसीफ साहब हमारे साथ थे, हमने उनसे इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए बातें की कि किस तरीके से हम इस मैस से बाहर आ सकते हैं। तौसीफ साहब ने क्लियर बता दिया कि ये ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। जो हमारे पास नहीं है वो है टाइम, जो हमारे पास है वो है HR, हमारा रिसोर्स। हम अगर अपनी पॉलिसीज़ को डेवलप कर लें,
इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से जान छुड़वा लें, वो लॉज जो 1895 के बने हुए हैं और 1947 से पहले के बने हुए हैं, उनसे अगर हम जान छुड़वा लें तो हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, आज का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।